Good morning, class. Today we are going to discuss or revise Unit 3rd in Natural Science, which is divided into three parts or three sections. In first section, it is divided into और या कह सकते हैं कि आज हम लोग रिविजन करेंगे नेचुरल साइंस में यूनिट 3rd का, जो कि तीन भागों में विभक्त है. ठीक है, तो बाइलिंगुअली क्लास होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग बात करेंगे. आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी. इंग्लिश मीडियम में भी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके आगे अगर हम देखेंगे तो हिंदी में भी आपके पास मटेरियल सारी चीज़ें हैं. तो दोनों ही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअली. तो बारी बारी से चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें उसको हम रिवाइज करेंगे. ओके, तो डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो जो यूनिट 3rd है आपकी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम बात करेंगे मीनिंग. फर्स्ट सेक्शन जो हो जाता है मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप. यानी अगर इसी चीज़ को हिंदी में हम लोग बात करें तो साइंस का क्या मीनिंग यानी कि क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है. उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे नेचर यानी कि प्रकृति की. स्कोप यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका क्या आगे का स्कोप है या दायरा या क्षेत्र हम बात कर सकते हैं. और उसके बाद इम्पोर्टेंस की बात हो जाती है यानी कि साइंस के महत्व की हम लोग बात करेंगे. तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप की. यानी कि अर्थ, प्रकृति, महत्व और क्षेत्र यानी कि दायरे के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो आपका सेकंड हाफ शुरू होता है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है. और जो थर्ड पोर्शन है यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएंगे, लक्ष्य एवं प्राप्त उद्देश्य के बारे में चीज़ें दी हुई हैं. उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है आपका वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन. यानी कि विज्ञान का विकास एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में किस तरह से क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में चीज़ें होंगी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिट 3rd जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्री सेक्शन में डिवाइडेड है. अभी हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया. अब शुरू करते हैं हम लोग. चूँकि सारा सिलेबस आपको ऑलरेडी फिनिश हो चुका है तो हमारा ये रिविजन सेशन चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पहले भी रिवाइज कर चुके हैं. तो आज यूनिट 3rd का स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से रिवाइज करना कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम रह गई है या कोई दिक्कत है तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी. और फिर से दोबारा से रिविजन सेशन चल रहा है. इट मीन्स की चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चीज़ें किस तरह से हैं. बात हम लोग करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की. आज का जो हेडिंग रहेगा हम लोग दो चीज़ों को कोशिश करेंगे कवर अप करने की, मीनिंग एंड नेचर की. बाकी की चीज़ें हैं वो हम आगे के लेक्चर में चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे. तो कोशिश करेंगे हम लोग आज मीनिंग एंड नेचर को पूरा फिनिश करने की. तो इंटरेक्टिव कोर्स में सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसकी क्या अवधारणा हो जाती है या क्या इस तरीके से कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं या किसी भी विषय के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसके विषय से रिलेटेड हम क्या परिचय देंगे या क्या इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे. तो अगर जब हम लोग बात करते हैं मीनिंग की तो द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. आपको पहले से भी चीज़ें पता होंगी, सब कुछ क्लास में बताया गया है, समझाया गया है. उन्हीं सब चीज़ों को हम रिवाइज करें. ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाती है, द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइरिया, SIERE, ये आपकी स्पेलिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, या विच मीन्स टू नो और टू लर्न. अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंग्लिश में. थोड़ा सा चीज़ें देखें, हम पढ़ेंगे, हम लोग बाइलिंगुअली ही क्लास चलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको. तो एक बार थोड़ा सा इंग्लिश वाली चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन तो दोनों ही लैंग्वेजेस में चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो साइरिया विच मीन्स टू नो और टू लर्न, यानी कि किसी भी चीज़ को जानना या विशिष्ट ज्ञान जिसको कहा जा सकता है, उसको जानना या इस तरीके से प्राप्त करना. व्हेन द वर्ड साइंस इज प्रीफिक्स by any qualifying objectives then it becomes a separate subject or discipline. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइंस है वो अगर किसी स्पेसिफिक या कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से प्रीफिक्स हो जाता है तो वो एक स्पेसिफिकली चीज़ें बन जाती हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे इट्स बिकम अ सेपरेट सब्जेक्ट, वो एक अलग अपने आप में एक विषय के रूप में सामने आता है. किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे लाइक हम कह सकते हैं सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा. इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं. Therefore, we can say that physical science can be stated as a study of materialistics
और फिजिकल वर्ल्ड इन अ लॉजिकल मैनर। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं कि साइंस से रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस है वो क्या है, या उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की तो किस तरीके से चीज़ें कह सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि साइंस के बारे में अगर जब हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या हो जाती हैं, आपकी जो भी प्राकृतिक घटनाएं इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। साइंस इज अ हीप ऑफ ऑल रियल हैपनिंग। यानी कि कह सकते हैं कि जो विज्ञान होता है या साइंस की जब हम लोग बात करें, हीप यानी कि ढेर, है ना, हैपनिंग मतलब जो भी घटनाएं होती हैं, तो साइंस इज अ हीप ऑफ ऑल रियल हैपनिंग्स। यानी विज्ञान जो है वो सभी वास्तविक घटनाओं का एक ढेर है, एक बंडल है, या इस तरीके से हम चीज़ों को कह सकते हैं। इसी विषय में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं, या कह सकते हैं उनके अनुसार साइंस की क्या डेफिनेशन रही होगी, या उनके मतानुसार उन्होंने क्या चीज़ें बताई साइंस से रिलेटेड। साइंस अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, या कुछ साइंटिस्ट के मतानुसार या उनके उनके अकॉर्डिंग टू उनके हम चीज़ों को देखेंगे। आइंस्टीन हैज स्टेट्स साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द characteristic diversity of our sense experience correspondence to logical uniform systems of thoughts। यानी कि क्या है, इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को बताया कि साइंस के लिए एक डेफिनेशन कह सकते हैं या एक परिभाषा दी। उसी तरीके से फ्रेंडिंग ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एज अ cumulative and endless series of empirical यानी कह सकते हैं कि observations which results in the formation of concept and theories being subject to modify in a light or further empirical observation on the basis of। हम ये कह सकते हैं अगर हम साइंस को या इस तरीके से किस तरीके से उसकी अगर अप्रोच की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टेटमेंट, या जो भी हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो साइंस सीम्स टू हैव टू अप्रोच और एस्पेक्ट्स। अप्रोच या हम पहुंच कह सकते हैं, या एस्पेक्ट्स किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, दैट इज वन ऑफ विच इज स्टेट एज प्रोडक्ट और वन और विच इज डायनेमिक। यानी कि अगर हम आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी किस तरीके से अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट हाफ में क्या चीज़ें दिखाई जा रही है कि साइंस एज अ प्रोडक्ट, यानी कि विज्ञान जो है एक प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ का उत्पाद हम कह सकते हैं, तो साइंस एज अ प्रोडक्ट यानी कि विज्ञान एक उत्पाद के रूप में। और दूसरा एक्सपेक्ट आपका क्या हो जाएगा, या दूसरा अप्रोच क्या हो जाता है आपका, साइंस एज अ प्रोसेस। प्रोसेस यानी क्या हो जाएगा, कोई भी प्रक्रिया, तो यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं विज्ञान प्रक्रिया के रूप में, और पहला हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिख रही होंगी। अब इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से साइंस एज अ प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक स्टेट्स ऑफ साइंस इट इज़ अ प्रोडक्ट, एंड ग्रामेटिकली जब हम लोग बात करते हैं इट इज़ नाउन। इट इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल विच इंक्लूड्स वेरियस साइंटिफिक फैक्ट्स। क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी इसके अंतर्गत, आपके जितने भी फैक्ट्स हो जाएंगे, यानी कि जो भी कथन हो जाते हैं, प्रिंसिपल जो भी सिद्धांत हो जाएंगे, थ्योरी जो आती हैं आपकी, कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी अवधारणाएं हो जाती हैं, लॉ यानी कि जो भी नियम हो जाएंगे, स्टेटमेंट यानी जो भी कथन हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। फिर से चीज़ों को रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे, वेरियस साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, लॉज, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। फ्रॉम दीज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नॉलेज इज ड्रॉन। तो ये एक बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं साइंस एज अ प्रोडक्ट की। फैक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी फैक्ट्स हो जाते हैं या कोई भी कथन जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो ये एक निरीक्षण हो जाता है कि इस तरीके से। एंड कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ की गणना। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता है आपका निरीक्षण, और दूसरा जो वर्ड है वो आपका कैलकुलेशन यानी कि गणना जो हो जाती है। फैक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट्स आर जनरलाइज अराइव्ड एज एन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो भी कथन उनके बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे आ जाते हैं कि प्रिंसिपल आर ड्रॉन फ्रॉम अ रूल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फिनोमिना occurs on the basis of the principle. These ultimately leads to the formation of theories. इस तरीके से formation of theory बनने का चीज़ें हो जाती हैं। Laws are formed from various confirmed theories. कोई भी लॉ या कोई भी नियम बनता है तो बहुत सारे जितने भी सिद्धांत होते हैं या इस तरीके की हम बात करते हैं कि
बहुत सारे थ्योरीज को कंफर्म करने के बाद, यानी कि सिद्ध करने के बाद चीज़ें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाइपोथेसिस किया गया और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके लॉ एंड इस तरीके से चीज़ें बना दी गई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं आपको क्लियरली कि लॉज आर फॉर्म, जो भी नियम होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, फ्रॉम वेरियस कन्फर्म थ्योरी, जितने भी मतलब बहुत सारी जो कन्फर्म यानी कि बिल्कुल सिद्ध हो चुकी हैं थ्योरीज, उनके द्वारा अकॉर्डिंग टू। अब इस तरीके से यहाँ पे एक महान व्यक्ति जिन्होंने क्या कहा, कॉनन जेम्स ने, there is a static aspects and a dynamic aspects to science. Under the static aspects are included the present interrelated theories, principles and laws in additional to systematized formation in these, या हम कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स की बात करें या दूसरे शब्दों में हम किस तरीके से चीज़ों को कह सकते हैं कि साइंस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी लिव। यानी कि ये दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो साइंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि साइंस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी लिव, यानी कि वो यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन यानी कि उसको बताता है या इस तरीके से चीज़ें बताता है। तो ये बात हो जाती है आपका साइंस एज अ, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट या अप्रोच की बात कर रहे थे वो आ जाता है बी सेक्शन, जो कि आपका साइंस एज अ प्रोसेस। वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी तो ग्रामेटिकली इस तरीके से चीज़ें बात की थी तो नाउन आया था। वैसे यहाँ पे बात करेंगे दिस एस्पेक्ट एक्सप्रेसेस एक्शन। यहाँ पे क्या बात है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं यानी कि प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कुछ एक्शन वर्ब होगा ही होगा। दिस एस्पेक्ट एक्सप्रेसेस एक्शन विच इज़ वाई ग्रामेटिकली इट इज़ कंसिडर्ड एज वर्ब। जहाँ पे एक्शन होगा तो वहाँ पे वर्ब होगा ही होगा, यानी कि क्रिया होगी ही होगी। दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड देन ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन इट बेसिस। फॉर ड्राइंग any interference measurement or calculations may be done. Thus in the process of skills required are, कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, कैटेगराइजेशन, इंटरैक्शन, इंटर रिलेशन, कैलकुलेशन एंड इंटरफेरेंस। तो ये बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज़ बिलीव दैट साइंस अराउंड अस is in continuous activity. To know these activities we requires certain integrated skills in order to study them deeply. इस तरीके से उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए इस तरह we have to observe and knowledge the activities formulated the hypothesis. hypothesis क्या हो जाती है, आपकी जो परिकल्पना, जिसको हिंदी में कहा जाता है। किसी भी चीज़ को एक हम कल्पना बनाते हैं अपना हाइपोथेसिस, फिर उसी चीज़ को आगे जो साइंटिफिक एक पूरी किसी भी चीज़ के बनाने का एक पूरा एक वे ऑफ या सीरीज चलता है तो उसको फॉलो किया जाता है। Hypothesis collect the data to measure and prove the hypothesis formed, tabulated and data and then draw inference. तो ये एक बात हो जाती है। इसी में आपकी चीज़ें नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हैज़ प्रोवाइडेड एज अ प्रोविजन एज अ फंडामेंटल टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, या कह सकते हैं इस तरीके से अमंग द पीपुल। आर्टिकल 51A टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, या कह सकते हैं कि इंक्वायरी करने की जो जिज्ञासा होती है, एंड रिफॉर्म्स देयर फॉर साइंस इज अ वे ऑफ लाइफ with rational thinking. It has become an integral part of our life. तो इस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइंस की या अर्थ की, अगर हम लोग बात करें विज्ञान का क्या अर्थ है, तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं। इसी के आगे हम लोग बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो है नेचर। नेचर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं हिंदी में कि किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। ओके क्लास, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी में दिया हुआ है विज्ञान का अर्थ, स्वरूप, महत्व, इसको इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ। तो आज जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो मीनिंग एंड नेचर पे ही फोकस करेंगे हम लोग। ये 2 पॉइंट जो है उनको कवर करेंगे, यानी कि विज्ञान का क्या अर्थ है और विज्ञान की क्या प्रकृति है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अभी हम लोगों ने इंग्लिश में बातें की कि किस तरह से क्या चीज़ें थी, या डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि साइंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है या साइंस की क्या परिभाषा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी चीज़ को अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो
किस तरीके से परिभाषा या हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। व्यापक अर्थ में किसी भी विषय या कह सकते हैं विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो विषय ज्ञान, वस्तु ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है या कहा जा सकता है। पहले लोग विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के ज्ञान को सम्मिलित मानते थे। ये हम लोग जब बात करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग की। अब सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान आदि को भी विज्ञान की संज्ञा देने लगे हैं। कहने का मतलब अभी हम लोग जब बात कर रहे थे इसके पहले जब लेक्चर शुरू हुआ था हम लोग का, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि साइंस जब एक दूसरे किसी वर्ड डिसिप्लिन के साथ प्रीफिक्स हो जाता है तो वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट डिसिप्लिन बना लेता है, जैसे कि सोशल साइंस या इस तरीके से चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना है कि पहले लोग नॉर्मली क्या होता था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या इस तरीके से मैथ जो है वो साइंस के अंडर में आती थी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ें हो गई कि सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान आदि को भी विज्ञान की ही संज्ञा देने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। फिर उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। अब दोनों का क्या मतलब हो जाता है, वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर विज्ञान बना हुआ, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान या जिसको हम कह सकते हैं परिष्कृत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान जिसको कहा जाता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंस से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो, जिसका अर्थ होता है जानना। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं कि विज्ञान का अर्थ है सार रूप में ज्ञान। तो ये एक बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं या अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं विज्ञान को लेके। तो आइंस्टीन, अभी हम लोगों ने इंग्लिश में भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने साइंस इज एन अटेम्प्ट वाली जो डेफिनेशन थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी चीज़ को हिंदी में एक बार देखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी थी या क्या डेफिनेशन दी है विज्ञान के लिए। हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहा जाता है। यानी कि साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द characteristic diversity of our sense experience correspondence to logical uniform system of thoughts। फिर से एक बार चीज़ों को रिवाइज कर देते हैं। आइंस्टीन के अनुसार यानी उनके मतानुसार विज्ञान की क्या परिभाषा है, हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहा जाता है या विज्ञान कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी साइंस के लिए अपने अनुसार। फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, विज्ञान अप्रायोगिक निरीक्षणों की संचित और अंतहीन श्रृंखला है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली एक श्रृंखला कह सकते हैं, एक सीरीज है जिससे प्रत्यय और सिद्धांत बनते हैं। यानी कि प्रत्यय आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो जाता है और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करते हैं या जो भी लॉज हो जाते हैं। और इन प्रत्ययों और सिद्धांतों यानी कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फिर से प्रायोगिक निरीक्षणों के संदर्भ में, प्रायोगिक निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन जो चीज़ें हो जाती हैं संशोधित किया जाता है, यानी कि करेक्ट किया जाता है या जिस भी तरीके से चीज़ें की जाए संशोधित किया जाता है। विज्ञान ज्ञान का शरीर तथा इसे अर्जित करने की प्रक्रिया होती है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वो ज्ञान का शरीर तथा इसे अर्जित करने की प्रक्रिया हो जाती है। इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि साइंस इज ए क्यूमुलेटिव एंड एंडलेस सीरीज ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस which results in the formation of concepts and theories being subject to modifications in a light to further empirical observations. Science is both a body of knowledge and the process of acquiring its। तो ये एक बात हो जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कि अभी हम लोगों ने सारे डेफिनेशन की बात की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विज्ञान अनुभव पर आधारित निरीक्षणों की एक श्रृंखला है जो कि प्रत्ययों एवं सिद्धांतों यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड सिद्धांतों यानी जो भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं के निर्माण करने का कार्य करती है। विज्ञान ज्ञान की एक शाखा ही है और ज्ञान को प्राप्त करने तथा इसे सुधारने की एक प्रक्रिया भी है। तो ये एक बात हो जाती है साइंस रिलेटेड। अब इसको कुछ पॉइंट्स में हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध, संगठित तथा सुव्यवस्थित होता है। तो इनमें जो जो वर्ड्स हम लोग यूज़ किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बात यही हो जाती है कि विज्ञान का
ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध यानी कि कह सकते हैं सीरीज में होता है, सुसंगठित यानी कि अरेंज होगा और सुव्यवस्थित। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी फैक्ट्स होते हैं या उनमें जो भी रिलेशन है उनका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान तार्किक विचारों एवं घटनाओं का माध्यम होता है, तो ये एक बात हो जाती है। विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क एवं विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है। तर्क क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ लॉजिकली हम सोचते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, या साइंस जनरली पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी देखा और उसको मान लिया या उसको समझ लिया। नहीं, कोई भी चीज़ दिखती है तो हम उसमें तर्क करते हैं, हम अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, या जिस भी तरीके से हम एक साइंटिफिक हमारे अंदर जो एटीट्यूड होता है उससे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान नॉर्मल सोचता है और दूसरे जिसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो उन दोनों की सोच में काफ़ी फर्क होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क एवं विश्लेषण क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, किस तरह से क्या घटना हो रही है या कोई समस्या आ रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये करने की आदत विकसित होती है, यानी कि हैबिट डेवलप होती है, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। यह आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव तथा प्रायोगिक होता है। विज्ञान में सामान्यीकरण के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होता है कि डाटा कलेक्शन होता है या कोई इस तरीके की परीक्षण या टेस्टिंग की जाती है, तो एक निर्णय के तौर पे हम एक सामान्यीकृत कर के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष यानी कि एक कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं, एक डिसीजन तक पहुंच पाते हैं, तो उस चीज़ को निकाल सकते हैं एक निष्कर्ष। विज्ञान में माप, तौल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो बाकी सब चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड होती ही होती, साथ साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि ये मैथ्स की हैं या किसी और विषय की हैं, ऐसा नहीं है। विज्ञान में माप, तौल, मापन, मात्रा, परिणाम, दिशा, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रक्रिया प्रेक्षण एवं प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसके अध्ययन से मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो ट्रेंड होता है। तो ये एक बात हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी कि वुडवर्ड एंड ओबर्न के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं, यानी कि साइंस में भी डिफाइन एज एन ordered knowledge of natural phenomena and the rational studies of the relations between the concept in which those phenomena are expressed। तो ये एक बात हो जाती है कि किस तरह से क्या चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद आ जाता है आपका नेचर, यानी कि विज्ञान की क्या प्रकृति होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक मिनट, ओके। इसी में नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका नेचर की हम लोग बात करेंगे, यानी कि विज्ञान की प्रकृति की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले जैसे हम लोग ने बात की थी मीनिंग में, यानी कि साइंस को एज अ प्रोडक्ट और प्रोसेस हम लोगों ने बताया। तो साइंस इज़ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, यानी कि कह सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर दैट, हम ये चीज़ बहुत आवश्यक हो जाती है क्लियर करना, स्पष्ट करना, दैट एनी लॉ और कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी लॉ या जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं कैन नॉट रिमेन इंटैक्ट फॉर एवर। यानी कि साइंस की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई नियम कानून या इस तरह की कोई सिद्धांत या कोई थ्योरी बन जाती है तो वो हमेशा के लिए ही एज इट इज़ रहती है, रिमेन मतलब ऐसा नहीं है। क्यों? दे कैन बी चेंज एंड चेंज, यानी कि वो क्या होता है कि चेंज और चेंज, यानी कि कई बार क्या होता है बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने नई नई डिस्कवरीज की और इस तरीके से चीज़ें बताई। तो क्या होता है कि इस जो विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान की जो प्रकृति होती है उसमें हमेशा चेंज होने का चांसेस हमेशा रहता है, यानी रिसर्च होने की फर्दर सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पे फिर से एक बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, साइंस इज बोथ process and a product. It is necessary to clear that any law or concept or principle cannot remain intact forever. They can be changed and changed, यानी कि वो हमेशा क्या होता है परिवर्तित होते रहते हैं और हो सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करें हम लोग अगर नेचर की तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इनको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग।
स्ट्रक्चरली याद रखें, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है आपका, इट स्टेट्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि क्या कह सकते हैं, साइंस हैज द नेचर, यानी विज्ञान की ये प्रकृति होती है, टू फाइंड आंसर्स, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके उत्तर को तलाशने की या उसको फाइंड आउट करने का उसके अंदर ये नेचर होता है। किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई भी घटना घटती है या कोई भी सिचुएशन आती है तो हाउ, कैसे, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इट ट्राई टू स्टडी द प्रॉब्लम्स, ये क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, और एन इवेंट, जो भी घटनाएं घटती हैं, एंड देयर आफ्टर फाइंड द कॉज बिहाइंड इट। क्वेश्चन से आपको पता, जो हमारी हेडिंग उसी से आपको पता चला है, इट स्टेट्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, या जो भी रिलेशनशिप है उनमें, तो उस चीज़ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो देयर फॉर फाइंड द कॉज बिहाइंड इट, यानी कि जो भी घटना घटित हो रही है या क्यों, कैसे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी इवन घटना घटती है तो उसके पीछे का क्या कारण है उसको जानने की जो जिज्ञासा होती है इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि इट स्टेट्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है, इट इलेबोरेट्स एंड क्लैरिफाई द फिनोमिना विथ प्रूफ, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये क्या करती है, इलेबोरेट करती है और क्लैरिफाई यानी कि स्पष्टीकरण करती है जितने भी फिनोमिना या जो भी घटनाएं घटित होती हैं विथ प्रूफ, यानी कि सबूत के साथ या सिद्ध करके, या हम कह सकते हैं इस तरीके से प्रूफ करती है। तो ये एक बात हो जाती है। किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इवन इफ ए लॉ और प्रिंसिपल हैज बीन formulated, it is clarified and confirmed by preforming for the experiments, researches and studies, यानी कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो ऐसे नहीं हो, कई बार उसको क्या किया जाता है, कई जगहों पे उसको बिल्कुल से चेकआउट किया जाता है या प्रूफ किया जाता है या सिद्ध करने के बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च एंड प्रिडिक्शन, कहने का मतलब प्रिडिक्शन यानी कि आपकी भविष्यवाणी हो जाती है, फर्दर रिसर्च यानी कि उसमें मतलब क्या, कोई भी चीज़ सर्च की जा सकी है उसको वापस से क्या, दोबारा से पुनः संशोधन कह सकते हैं, या रिसर्च का जो फील्ड होता है, यानी कि ऑलरेडी कोई चीज़ खोजी जा चुकी है या कोई सिद्धांत है या कोई भी खोज है तो हो सकता है उसमें आगे भविष्य में ऐसा नहीं कि जो चीज़ बताई गई है वही फिक्स हो या वो हमेशा वैसी ही रहेगी, हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूडेड हो या कोई चीज़ करेक्शन के तौर पर संशोधित की जाए। तो इसका कहने का मतलब क्या कि हमेशा साइंस का ये नेचर होता है कि इट प्रोवाइड स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च, दोबारा से रिसर्च करने का ये स्कोप देती है या प्रोवाइड करती है इस तरीके से, और प्रेडिक्शंस, तो ये इसका नेचर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपका अर्नेस्ट नेगर, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस 1961, एनालाइज द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन, द लॉजिक्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरीज एंड द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स of scientific knowledge, thus the logical and sequential arrangements of information collected as its analysis forms the structure of science। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये एक बहुत पर्टिकुलर तो नहीं, चीज़ों को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक रे डायग्राम के फॉर्म में चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से आंसर को लिखा जाए तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। और एक ही पेज में किस तरीके से नेचर ऑफ साइंस आपको दिख रहा होगा, इसके 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, इट स्टेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा है आपको कि प्रूफ के साथ एक क्लैरिफिकेशन देता है, थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है कि ये फर्दर रिसर्च एंड प्रोडिक्शन का को प्रोवाइड करता है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ, जो 1961 में अर्नेस्ट नेगर ने बताया है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब हम लोग बात करते हैं नेचर की, तो जो साइंस का नेचर होता है उससे रिलेटेड कुछ मिथ हैं, वो कौन कौन से उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल हाइपोथेसिस कैन बिकम थ्योरीज एंड इन विच देम बिकम लॉ, कहने का क्या मतलब कि जितने भी हाइपोथेसिस या जितनी भी परिकल्पनाएं होती हैं फिर वो क्या हो जाती हैं, बाद में थ्योरीज बन जाती हैं, लॉज बन जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हर सारी ही जो भी परिकल्पनाएं होती हैं वो थ्योरी या लॉ नहीं बनती है, तो ये एक मिथ हो जाता है। ऑल द लॉज एंड फैक्ट्स ऑफ साइंस आर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी 100%, तो ये एक आपका मिथ हो जाता है। देयर इज अ जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड्स वॉट एवर एविडेंस साइंस पुट फॉर द एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है कि ये 100% चीज़ें होंगी। साइंस इज अ लॉजिकल प्रोसीजर्स एक्टिंग रादर दैन द क्रिएटिव फिनोमिना, साइंस कंक्लूजन्स आर एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट यानी कि आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से। साइंस आर ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक नॉलेज कैन बी अटेन थ्रू
एक्सपेरिमेंट्स ओनली। ऐसा नहीं है कि जो भी साइंटिफिक थ्योरी मतलब साइंटिफिक नॉलेज होगी वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं। साइंस मॉडल्स रिप्रेजेंट रियलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर आइडेंटिकल। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ साइंस की, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट इसी में जब हम लोग बात करते हैं नेचर की, यानी कि विज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं, तो हिंदी में एक बार चीज़ों को देखेंगे। विज्ञान विषय की प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ किस तरीके से उनके बेस पे स्पष्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान चिंतन की दिशा में यह एक बड़ा या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कदम होता था, जब यह मान लिया जाता था कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण उसकी अनुभूत सिद्धता न केवल निगमनात्मक तर्क है। यानी कि उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा आपका कि विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मिली बिल्कुल तुरंत से या जल्दबाजी में या इस तरीके से, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहना है कि विज्ञान की जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि ये प्रत्येक तथ्य या विश्लेषण, कोई भी फैक्ट है या इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है तो उसका विश्लेषण बिल्कुल ढंग से, उसको बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करके एनालिसिस, यानी कि उसके सारे पक्षों को देख के प्रत्येक भाग की बारीकी से समझ करने का, उसके बाद उसका मतलब इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आ जाएंगी कि विज्ञान विचार धारा में परिकल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी बनती है या कुछ भी ऐसा होता है साइंस में, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ पहली सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो हम उसको देखते हैं या समझते हैं, या कोई परिस्थिति या कोई फैक्ट या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हाइपोथेसिस नहीं होगी तो बाकी ये हाइपोथेसिस जो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वैज्ञानिक विचारधारणा पक्षरहित होती है। पक्षरहित यानी कि ऑब्जेक्टिव, या हम कह सकते हैं कि पक्षपात की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है। वैज्ञानिक विचारधारणा पक्षपात रहित होती है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी की मनोदशा का या किसी की दृष्टिकोण का या किसी की विचारधारा का इस पर असर हो या इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये एक बात हो जाती है। विज्ञान वास्तुनिष्ठ मानकों यानी कि ऑब्जेक्टिव टूल्स पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षण नहीं मिला होता है वे प्रायः अटकन से या फिर हम कह सकते हैं इससे व्यक्तिगत अंदाजे से मूल्यांकन करते हैं, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि विज्ञान परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव निष्कर्षों की खोज में रहता है। ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, इसके साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती हैं कि किस तरीके से संक्षेप में हम इस प्रकार भी और भी चीज़ों को समझ सकते हैं या कुछ अलग तरीके से। वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। विज्ञान में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में संख्याओं या कह सकते हैं स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि विज्ञान में मापन है, दिशा, ये सारी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर अंकात्मक व गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सूक्ष्म यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हम गणित तथा अन्य विषयों में भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य में सौंदर्यात्मक यानी कि एस्थेटिक वैल्यू कह सकते हैं हम कि भावना तथा स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक प्रकृति को करने का हमारा एक सुव्यवस्थित या प्रक्रिया को करने का एक सुव्यवस्थित सुनिश्चित तरीका होता है, जिससे हमारा ज्ञान और अधिक स्पष्ट हो जाता है, उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, तो ये एक बात हो जाती है। लास्टली हम लोग क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें और भी कुछ पॉइंट आ जाते हैं। विज्ञान हमारी समस्या का स्पष्ट हल निकालता है। विज्ञान की भाषा उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक निष्कर्षों की सामान्यीकरण की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं, जनरलाइजेशन जिसको कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें यह आ जाता है कि विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव तथा आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, तो ये बात हो जाती है यहाँ पे। इस तरीके से हम लोगों ने आज बात की यूनिट 3 की, हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो यूनिट 3 में हम लोगों ने आज मीनिंग और नेचर कवर किया। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।